हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जब भी कभी हमारी परीक्षाओं में योजनाओं पर चर्चा होती है, हमेशा ये पूछा जाता है कि एक समय में ये जो योजना शुरू की गई थी, इसे किस सरकार ने और किस उद्देश्य से शुरू किया है। लेकिन ये सवाल तब आता है जब कोई योजना हाल ही में या करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम देख रहे हो जारी की गई हो। लेकिन ऐसी योजनाएं जो 3-4 साल पहले लॉन्च की गई हो, उनके संबंध में किस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। जी हाँ, ऐसी ही एक योजना हमारे सामने अपडेशन पर आई है, या उस योजना को जब से शुरू किया गया था तो उसके कितने निहितार्थ आज के समय बनते हुए दिखते हैं। यानी जब से इस योजना को शुरू किया गया है तब से इसने कितना अचीवमेंट हासिल किया, इसका जो पर्पस था कितने % अभी तक इसको फुलफिल कर चुकी है। योजना का नाम है स्वामित्व स्कीम। तो इसके उद्देश्य क्या है, कब शुरू किया गया और कितनी सफलता हमें प्राप्त हुई, इस पर बात करेंगे। ये जो स्कीम है ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, यानी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो लर्नर्स तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेंस के एग्जाम्स पर भी इस पर कोई सवाल आ सकता है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, बेसिकली ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना जीएस पेपर 3 में बनती है, क्योंकि इकोनॉमी रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। लेकिन अगर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया जाए तो ये जो क्वेश्चन है पेपर 2 में बनने की संभावना ज्यादा है। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि इस योजना का लाभ गवर्नेंस के स्तर पर किस तरह से मिल सकता है। तो हाल ही में जो खबर है वो यहां दी हुई है, व्हाट इज द स्वामित्व स्कीम टू इशू प्रॉपर्टी कार्ड्स इन विलेजेस, हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट एंड हाउ। सबसे बड़ी बात जब ग्रामीण एरियो के विकास की आती है तो सबसे बड़ी समस्या जो वहां पर आज भी देखने को मिल रही है वो उसका अनियमित विकास ही है। ग्रामीण क्षेत्रों के अगर हम शुरुआती दौर से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में इतिहास में जाकर के दिखाई देती है, जहां पर सड़कों का चौड़ीकरण और मानकीकरण किया जाता था, नगरीय प्रबंधन किया जाता था। लेकिन पूर्व वैदिक युग के बाद से, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद से जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं हमें या ग्रामीण क्षेत्रों का उदय हमें देखने को मिलता है, तो उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों का अनियमित विकास भी देखने को मिलता है। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं कि किसका खेत कितना है, किसकी भूमि कितनी है। अगर कभी उस पर मालिकाना हक साबित करना हो तो ये भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो स्वामित्व स्कीम का जो पर्पस है दरअसल वो इसी का इलाज करना है या इसी का एक समाधान करना है। प्रॉपर्टीज की ओनरशिप बिल्कुल क्लियर हो ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी कोलेट्रल के तौर पर अपनी लैंड का इस्तेमाल कर सके। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या हमें देखने को मिलती है कि अगर कोलेट्रल रखना है तो जमीन के कागज ही स्पष्ट नहीं है। खसरा खतौनियों में लेखपालों के चक्कर काटते हुए, तहसीलदारों के चक्कर काटते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं। तो इसका समाधान हो सके बिल्कुल क्लियर तरीके से ये योजना यहाँ पर लाई गई है। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से पूरी बात समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। जो भी लर्नर्स इस बार 2025 के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर एक बैच शुरू किया गया है जिसकी कॉस्टिंग बहुत कम है और पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये बैच है। आप में से कई लर्नर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो घर पर बैठे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि सर एक बार प्रीलिम्स निकल जाए तो मेंस की तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। प्रीलिम्स की समस्या, प्रीलिम्स का हर्डल बहुत बड़ा है। अगर आपने इसको लाइटली लिया तो फिर आपका साइकिल पूरे 1 साल के लिए घूम जाएगा। इसको लाइटली नहीं लेना है, ध्यान रखिए। कहीं पर भी स्तर पर आपको तैयारी में समस्या लग रही है तो आप हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जीएस और सीसैट के लिए नोट्स और मॉक टेस्ट जो बहुत जरूरी है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप रिवाइज कैसे करोगे, और नोट्स को वैज्ञानिक तरीके से बनाना इस एग्जाम की पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आपके नोट्स बहुत ही इस तरह से बने हुए कि आधा डेटा यहां पड़ा हुआ है, आधा आपने वहां लिख दिया है, तो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि नोट्स को किस तरह से बनाना है। साथ ही ये भी स्पेसिंग की जानकारी होनी चाहिए कि नोट्स जब अपग्रेड करने हैं या अपडेट करने हैं करंट अफेयर से तो कैसे स्पेसिंग रखनी है, कहां पर उन चीजों को हम डेटा को ऐड करते हुए जाएंगे। तो थ्योरी और करंट अफेयर और लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशंस इसके तहत आपको मिलेंगे। इसके अलावा 26 जनवरी को आप सभी के लिए हमेशा की तरह फ्री जो मॉक टेस्ट है वो लगाया गया है, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। इसको जरूर दीजिए। ये तो वो पर्क्स है जो आपको निःशुल्क उपलब्ध हो रहे हैं। कोई भी कोचिंग संस्था अगर ऐसे पर्क्स आपको देती है, इनको जरूर से एनरोल कीजिए, इनमें जाकर जरूर से अपना पार्टिसिपेशन दीजिए और अपना रिजल्ट देखिए। क्या पता स्कोर देख करके ही आपको अपना आकलन करने में मदद मिले, और जो कि होता भी है। टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह 11 बजे से आपका जीएस का पेपर
इसमें शेड्यूल किया गया है। इसके अलावा कई सारे फुल बैचेस शुरू हो रहे हैं जो आने वाली परीक्षाओं को 2026 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए टारगेट करेंगे। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में एक जानकारी दी है और इस योजना के बारे में बताया है। देखो, जब भी कभी ऐसी कोई भी योजना जिस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही हो, उस पर प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। योजना शुरू तो कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन आज उसमें कितना अपडेट हो गया है, मेंस पर यह सवाल आने की संभावना कहीं ज्यादा है। और इससे एक सवाल यह भी निकलेगा कि अगर इस योजना में हमने इतनी सफलता प्राप्त कर ली है तो अन्य योजनाओं में क्या किया जाए या कहां पर त्रुटियां रह गई हैं, जिनको आप फिर अपने एक संदेश के रूप में, निष्कर्ष के रूप में भी बता सकते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की जो योजना है, कौन सी, स्वामित्व, इस योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको संपत्ति कार्ड वितरित कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं। तो इससे लगभग 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। आप कहोगे सर संपत्ति कार्ड बांटा जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे 100 लाख करोड़ की ये आर्थिक गतिविधि कैसे शुरू हो पाएगी, है ना। 100 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में कहां से आएंगे? क्या सरकार देने जा रही है या ऐसा क्या प्लान है इनका? अभी इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो लगभग 50,000 से अधिक गांव में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित किया जा रहा था। पहले समझ लेते हैं कि इसका नाम क्या है। चूंकि स्वामित्व वर्तमान समय में केंद्र सरकार की लगभग जो योजनाएं हैं उनका एक एब्रिविएशन बनाया जाता है, जहां पर अगर आप उसका फुल फॉर्म समझना चाहें तो उससे स्कीम के बारे में और जानकारी मिलती है। तो जैसा स्वामित्व लिखा हुआ है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो क्या किया जाएगा? तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा मैपिंग की प्रक्रिया को पूरा करने में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और संपत्ति कार्ड जारी किए जा रहे हैं। बेसिकली किस व्यक्ति की, किस किसान की भूमि कितने क्षेत्र में आती है, इसको मैपिंग के जरिए, यानी कि हवाई जहाजों के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से, यूएवीज के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से ये एक मैपिंग की प्रक्रिया की जाएगी। अब आपको पता है, अगर आप कभी गूगल मैप्स देखते होंगे तो आप चाहे तो अपना घर भी देख सकते हैं, और अब तो उसमें एक स्ट्रीट व्यू करके ऑप्शन आता है, तो वहां पर जाकर आप चौराहे से किस तरह से आपका घर दिख रहा है या किसी सड़क से कैसा दिख रहा है, वो एरिया भी देखने के लिए ऑप्शन खुल गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ऐसी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल जाए और ये सरकार द्वारा प्रमाणित हो, जहां पर आप इनको डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सके, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने वाला एक समाधान है। अब इसमें क्या किया जाएगा? GIS बेस्ड मैपिंग शुरू की जाएगी, जिसमें ज्योग्राफी का ध्यान रखते हुए, ठीक है, पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। इसमें ड्रोन्स उड़ा करके जितने भी एरियाज हैं उनको देखा जाएगा कि कितने एरियाज है, खेत कहां पर है, कहां से खेत मुड़ रहा है, कहां पर तालाब है, किन किन ग्रामीण एरियाज से जुड़ा हुआ है। और मैपिंग के बाद फिर इससे जुड़े हुए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी हम उनको भी एक एक करके समझते हैं कि क्या प्रक्रिया है। अब बेसिक से अगर शुरू किया जाए तो योजना कब शुरू हुई? योजना की शुरुआत हमें दिखाई देती है 2020 में। ध्यान रखिएगा, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको शुरू किया, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया, और 11 अक्टूबर 2020 से जो ग्रामीण कार्ड है वो बना करके बांटे जाने शुरू कर दिए गए। सेम इसी साल की बात है। इस प्रक्रिया की सबसे अच्छी जो खास बात है वो इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी ग्रामीण परिवार लोन लेना चाहे तो लोन लेने के लिए उसके पास कोई ना कोई कोलेट्रल होना जरूरी है, और कोलेट्रल के लिए उनके पास इतनी संपत्ति या इतना ज्यादा सोना चांदी तो उपलब्ध होता नहीं है। जो बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, या बड़े किसान है तो उससे ज्यादा जमीन है, उस जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी को कोलेट्रल के रूप में रख करके लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। दूसरा, अभी बताया भी गया है कि जितने भी छोटे किसान हैं उन लोगों ने, जिनको ये कार्ड मिला है, उन्होंने कई सारे छोटे मोटे लोन लेकर के अपने खुद के व्यवसाय या व्यापार शुरू करने की कोशिश की है। तो एक तरह से रोजगार प्राप्ति के लिए भी जमीनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना इसके तहत हो सकता है। कई अन्य तरह के वित्तीय लाभ है। इसके अलावा संपत्ति कर के निर्धारण में भी मदद मिलेगी कि कौन सी संपत्ति किसकी है, उस पर टैक्स कलेक्शन किस तरह से हो सकता है। जो पंचायती राज है वो स्टेट के माध्यम से टैक्स कलेक्शन पर भी अपना शेयर मांग सकते हैं। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि के अभिलेख उपलब्ध हो जाएंगे।
गांव के क्षेत्रों में कितना खेत किसका है, कितनी भूमि किसकी दबा ली गई, दूसरे ने अपने कब्जे में ले ली, स्पष्टता मिल जाएगी। इसके अलावा जो अतिक्रमण किया गया होगा अन्य तरह की लैंड्स में, मान लीजिए नजूल भूमि है, कोई सार्वजनिक भूमि है यानी कि सरकारी भूमि कोई पड़ी हुई है, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया है तो उसको भी हटाया जा सकता है। इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है, इसके तहत जो राज्य है, राज्य इसकी जो मेन बॉडी है उसके साथ पहले एक एमओयू करेगा और उसके माध्यम से इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। जैसा आप देखोगे उत्तर प्रदेश में सर्वे जो कराएगी संस्था, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, और राज्य सरकार यहां पर एमओयू साइन करेंगे। भाई कहीं से तो प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा ना, तो ये प्रोसेस यहां से शुरू होगा। फिर इसके लिए बेस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर स्टेशन स्टार्ट किए जाएंगे। उसके बाद ग्राम सभा में लोगों को बुला करके इसके बारे में अवगत कराया जाएगा कि इसके बेनिफिट क्या है, किस तरह से योजना से आप लोग जुड़ सकते हैं, और कराया भी जा रहा है। उसके बाद लाइम स्टोन के पाउडर की मार्किंग की जाएगी कि कहां कहां पर एरिया है जिसको अभी मैप किया जाना है। ड्रोन तकनीक, कैमराज, सैटेलाइट्स, इनका यहां पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है। अब आप दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम जाएं तो इसरो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पर भी काफी ज्यादा बल दे रहा है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या है, जो हमें अंतरिक्ष से ही ये बता सकते हैं कि हमारे आसपास जो जमीन का पैटर्न है वो किस तरह से है, कहां पर जो लैंड की क्वालिटी है या फिर सॉइल की क्वालिटी है वो किस तरह से दिख रही है, ये पता चल सकता है। तो तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किसानों के कल्याण के लिए होता हुआ दिख रहा है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि तकनीक का उपयोग कैसे आप किसानों के समाज के कल्याण के लिए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैपिंग की जाएगी। अगर मैपिंग को लेकर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसको सेटल किया जाएगा और उसके बाद फिर जो फाइनल रिकॉर्ड है वो जनरेट करके जो उसका मालिक है उस तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन इसके बेनिफिट कई सारे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, डिजिटल इंडिया को भी बल मिल रहा है। योजना की वर्तमान स्थिति को देखें तो 2020 में जब ये योजना शुरू की गई थी तो 9 राज्य शुरुआती चरण में इस पे कवर किए गए थे और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया। तो पहले हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू किया। लगभग 1 लाख गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू हुआ था। लक्ष्य रखा गया था कि 2023-24 के अंत तक देश के लगभग सभी 6.62 लाख यानी 6,62,000 गांव को कवर किया जाएगा। अभी की स्थिति यह है कि लगभग 3.5 लाख गांव इसमें कवर कर लिए गए हैं और जो टारगेट किए गए थे गांव जिनको लक्षित किया गया था विशेष रूप से, लगभग 92% विलेजेस यहां पर कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा यहां पर इसका स्केल अप दिखाई दे रहा है। भविष्य के लिए क्या हो सकता है, अब देखो चूंकि एक योजना एक डेवलपिंग कंट्री में चल रही है, ऐसे में पूरी दुनिया को भी हम ये मैसेज दे सकते हैं इस योजना के लाभ के बारे में, इस योजना को दिखा करके इसके कार्यान्वयन के बारे में। तो सरकार की प्लानिंग यही है कि वैश्विक स्तर पर इस स्वामित्व योजना की सफलता को प्रदर्शित किया जाए ताकि भारत कहीं ना कहीं एक लीडिंग स्टेट के रूप में, लीडिंग कंट्री के रूप में आए और खासतौर से विकासशील देशों के लीडर के रूप में उभरे। क्योंकि आपने देखा है यूपीआई तकनीक को हमने कितना ज्यादा फैलाया था। आज के समय दुनिया के लगभग 50 से ज्यादा देश यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से अफ्रीका के देशों में। ऐसे में कैश को लेकर के चलना एक बड़ी समस्या जो हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे उसको भारत जैसे गरीब और ग्रामीण देश में ही अपनाया जा सकता है जहां लोगों के पास अच्छे मोबाइल तक नहीं है, मतलब अच्छे मोबाइल से मतलब स्मार्टफोन हर किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीआई की सुविधा का इस्तेमाल करना लोग सीख रहे हैं। और यही फिर जो प्रोसेस है वो दूसरे देशों को भी सिखाया गया। कुछ ऐसा ही यहां पर भी किया जाना है। तो मार्च 2025 में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 40 प्रतिनिधियों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जानी है और भारत में भूमि प्रशासन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने का भी प्लान है। तो उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से सरकार के जो एजेंडाज हैं वो भी पूरे हो रहे हैं, साथ ही सरकार का जो गठन जिस पर्पज से किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ हमें दिख सकता है। अच्छा, सवाल क्या बन सकता है, थोड़ा सा ये भी देखेंगे। अगर इस पर कोई सवाल पूछा जाए तो मैं मेंस का एक प्रश्न यहां पर फ्रेम करता हूं। सबसे पहला, स्वामित्व योजना क्या है? अब तक इसके लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति पर
चर्चा करते हुए इसके तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालिए या चर्चा कीजिए। तो आप लोग इस प्रश्न को 150 शब्दों में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। मेंस की भी तैयारी होती रहेगी और करंट अफेयर का भी आपका अपडेशन होता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज के इस डिस्कशन में आपने कुछ सीखा होगा। अब से करंट अफेयर की आपकी जितनी भी क्लासेस है, कई सारी क्लासेस मैं यूट्यूब चैनल पर लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट सेशन में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।